हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि जब हम रहेंगे फिट तभी होंगे हिट, और हमें होना है हिट। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को किंडरगार्टन टू लेकर 12th, जी हाँ, किंडरगार्टन टू 12th एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री। बहुत सही सुना है आपने, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इसी वीडियो में। लेकर आई हूं आपकी ही पाठ्य पुस्तक गोधुली का पाठ 6 हमने शुरू किया है ना, जो लिखा है महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी ने। बहुत ही सुंदर सी कविता लिखी है जिसका नाम है आ रही रवि की सवारी, जिसमें उन्होंने बताया कि सूर्योदय होते ही प्रकृति में कितना प्यारा, कितना सुंदर सा वातावरण हो जाता है। चारों तरफ सुनहला सुनहला सा दिखाई देता है, सोने की तरह स्वर्णिम आभा बिखर जाती है। और सूर्य को उन्होंने राजा की भांति बताया कि जब सूर्य अपने रथ पर आरूढ़ होकर आते हैं तो प्रकृति का कण कण उसके स्वागत के लिए आतुर रहते हैं। पक्षी कलरव करते हैं, नदी झरने अपने स्वागत के लिए आतुर रहते हैं। सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से बताया है ना? सुना था आपने, देखा वीडियो? इस वीडियो में हम करने वाले हैं आ रही रवि की सवारी के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, जिसमें हम देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका। इस कविता के पीछे जो प्रश्न दिए हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि जब प्रश्न अच्छे से सुनकर समझेंगे तो उत्तर भी हम लिख लेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पढ़ें, देखो सबसे पहला प्रश्न ही कितना अच्छा आया है कि इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, अर्थात आ रही रवि की सवारी कविता का केंद्रीय भाव क्या है, मीन्स मूल भाव क्या है, किस पर आधारित ये कविता है। आ रही रवि की सवारी कविता हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित की गई है। इस कविता के रचनाकार महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में बच्चन जी ने आशावादी भावनाओं को प्रकट करते हुए जीवन में उसके महत्व के प्रति सबका ध्यान आकृष्ट किया है। देखो यहां पर लिखा है आशावादी भावना, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए हमेशा। बच्चन जी की पहली पत्नी के असामयिक मृत्यु के कारण जीवन में निराशा आ गई थी। उनकी जो पहली पत्नी थी उनका देहांत हो गया, असमय देहांत हुआ, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत निराशा आ गई। कवि बच्चन जी चिंताओं से घिरकर निष्क्रिय बन गए थे, किंतु कुछ अंतराल के बाद कवि के जीवन में भोर की पहली किरण प्रकट हुई और क्षितिज पर नए सूरज का प्रतिबिंब दिखाई दिया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो रचना है आ रही रवि की सवारी, प्रकृति को शामिल करते हुए उन्होंने अपनी मन के भावों को भी व्यक्त किया है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कोई भी रचनाकार है, कवि हैं, ठीक है, वो कल्पना किस आधार पर कर पाते हैं? क्या खाली बैठे कल्पना की जा सकती है? असंभव। कल्पना भी तभी संभव है जब हमारे साथ अनुभव और अनुभूति हो, और इसी का ये प्रतिबिंब होती है रचनाएं। कहने का मूल भाव है कि कवि के जीवन में निराशा की जगह आशा की किरणें फूटी एवं नव उत्साह के साथ काव्य सृजन की ओर उन्मुख हुआ। उनका मन जो जीवन में था, अब उन्होंने रचनाओं की तरफ अपना ध्यान मोड़ा और रचनाएं करने लगे। और रचनाएं जब की तो उनकी रचनाएं तो विश्वविख्यात हो गई। काव्य सृजन ही नहीं, जीवन सृजन की ओर भी आशा के साथ नए पथ का पथिक बनकर यात्रा का शुभारंभ किया। आ रही रवि की सवारी में बिंब प्रयोग भी है, प्रतीकात्मक प्रयोग भी है। सूर्य की सवारी आ रही है, इस पंक्ति का आशय यह हुआ कि प्राचीन दिशा में सूरज अपनी आभा युक्त किरणों के साथ पृथ्वी पर सवारी के साथ आ रही है। यानी कवि के जीवन में नई चेतना, नई ऊर्जा, नया उत्साह का स्पंदन हो रहा है। आ रही रवि की सवारी का प्रतीक प्रयोग केवल कवि के जीवन में नई चेतना और नवजागरण के स्फुरण से संबंधित ही नहीं है, ये तो संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण स्वाधीनता संग्राम एवं राष्ट्र के नव निर्माण से भी है।
आ रही रवि की सवारी के माध्यम से कवि ने ना केवल प्रकृति का चित्रण किया है, बल्कि अपने मन, मतलब उनके मन में जो भी निराशा आ गई थी उनकी पत्नी के असमय निधन के कारण, उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और नई आशा की किरण दिखी, उसका भी वर्णन किया है। साथ ही साथ ना तो केवल प्रकृति का वर्णन, ना केवल उन्होंने अपने मन का वर्णन, बल्कि राष्ट्र में स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्र के नव निर्माण का भी वर्णन किया है कि जब अथक प्रयास के साथ लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारतीयों की बलिदान कहें, उनको अपनी समर्पण भावना कहें, उसके माध्यम से किस तरह से हर एक भारतवासी की शहीद या शहादत को भी उन्होंने यहाँ शामिल किया है कि कितना सुंदर लग रहा है वो सूर्योदय जब वो भोर या प्रभात, स्वतंत्रता की प्रभात है। ठीक है, प्रकारांतर से यह कविता केवल कवि के व्यक्तिगत जीवन से ना जुड़कर राष्ट्रीय जनजीवन की आजादी और नव निर्माण से भी जुड़ी हुई है। समझ में आया कि ना उन्होंने केवल अपने आप के मन के भावों को ही या सूर्य के उदय होने से प्रकट किया है, बल्कि राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र की जो नवजीवन की आजादी है उसका भी उन्होंने बखूबी वर्णन किया है। इस प्रकार इस कविता का मूल केंद्रीय भाव राष्ट्रीयता से है। यदि कोई भी आपसे पूछे कि आ रही रवि की सवारी का मूल भाव क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इसका मूल भाव राष्ट्रीयता से है, स्वाधीनता से है। ठीक है, वो उन्होंने अपने निजी बातों को भी शामिल किया है, उनके मन में जिस तरह के भाव उठ रहे थे वो भी शामिल किया है, साथ ही साथ प्रकृति का मनोहारी दृश्य का भी चित्रण किया है। परंतु मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो इसका जो है केंद्रीय भाव है वो है राष्ट्रीयता और स्वाधीनता। ठीक है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली किरण जब उगी तो वो सुबह एक नया लगा, ऐसा लगा जैसे बस अब मां भारती अपने रथ पर होकर एक राजसी ठाट बाट में आ गई है। तो सूर्य को भी उन्होंने राजा की भांति बताया है। अगला प्रश्न है, कवि ने किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण किया है? तो कवि ने बादल, तारा, चंद्रमा आदि का मानवीकरण किया है, अर्थात सूर्य भी है ना। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है जिसमें बादल अनुचर के रूप में, तारे फौज के रूप में, चंद्रमा जो रात का राजा था, सूर्य के उदय होने से मानो वह भिखारी जैसा खड़ा प्रतीत होता है, राजा कौन? स्वयं सूर्य। ठीक, तो मानवीकरण किया है। अगला प्रश्न है, आ रही रवि की सवारी कविता में चित्रित सवारी का वर्णन कीजिए। अब आ रही रवि की सवारी, कौन है सवारी? देखो, नए किरण से रथ सजा है, कलियों और फूल की तरह नए किरण सूर्य के रास्ते में सजे हुए हैं। बादल अनुचर के रूप में है, बादल ऐसा लगता है उनके सेवक अनुचर हों, जो स्वर्ण किरणों के कारण स्वर्ण पोशाक धारण किए मालूम पड़ते हैं। ऐसे लगते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो बादल भी सुनहरे सुनहरे प्रतीत होते हैं ना, तो वही बताया है। सूर्य के उदय होने के साथ ही तारे के विशाल फौज मानो छिप गए हों और रात का राजा चंद्रमा भिखारी के रूप में राह में खड़ा हो गया हो। ऐसा लगता है कि जब सूर्य रूपी राजा रथ पर सवार होकर आता है तो उसकी सेवा में सभी प्रकृति के कण कण, सभी बादल या जो भी और, तो और रात में जो राजा था चंद्रमा, वो भी उसके समक्ष भिखारी के समान खड़ा हो गया है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। भाव स्पष्ट करना है। याद आई ये पंक्तियां? चाहता उछलूं विजय कर, ऐसा लगता है कवि कहना चाहते हैं कि सूर्योदय देखकर ऐसा लगता है मानो मैं उछल जाऊं, छू लूं आसमां को, खुशी से फूला ना समाऊं, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे रुक जाता हूं मैं, क्योंकि जो रात में जो राजा था चंद्रमा, जो चारों तरफ अपनी शीतलता बिखेर रहा था, रात में उसकी वाह वाह हो रही थी, जय जयकार हो रही थी, और सूर्योदय के होते ही वो स्वयं एक भिखारी की भांति बन गया, एक भिखारी की तरह हो गया, उसकी तरफ कोई भी देख भी नहीं रहा है, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं रहा। तो फिर मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है, अर्थात कुछ भी शाश्वत नहीं है।
प्रस्तुत पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की कविता आ रही रवि की सवारी से उद्धृत हैं। यहाँ कवि का आशय यह है कि सूर्य के उदय होने के साथ ही जिस तरह चंद्रमा छिप जाता है, वह बेबस भिखारी की तरह दिखलाई पड़ता है, उसी तरह उसके जीवन से अब अवसाद के क्षण खत्म होते हैं तो उसे लगता है कि उसने जीवन पर विजय पा लिया हो या नए जीवन का संचार हुआ हो। अर्थात यही बताया है कि जो है हमारे पास उसमें हमें कभी गर्व महसूस नहीं करना है, घमंड या अभिमान नहीं करना है, और जो नहीं है उसके लिए हमेशा रोना भी नहीं रोना है। जो नहीं है वो आ जाएगा, जो है वो जा भी सकता है। इसलिए हमेशा यहाँ तालमेल बिठाकर चलना है, धैर्यपूर्वक कार्य करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ रही रवि की सवारी कविता में चित्रित सवारी का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर है आ रही रवि की सवारी काव्य कृति में कवि ने प्राकृतिक वस्तुओं से सुसज्जित सवारी का चित्रण करते हुए सूर्य यानी रवि के आगमन का अपने शब्दों में वर्णन किया है। कलियों एवं फूलों से सुसज्जित एवं सुवासित पथ का निर्माण कवि ने किया है कि ऐसा नव किरण से रथ सजा है, कली कुसुम से रथ सजा है, तारकों की देखकर तारकों की फौज सारी। बादल स्वर्णमयी पोशाक पहनकर अनुचर बनकर अगवानी कर रहे हैं, रवि के आने का संकेत कर रहे हैं। सूर्य का रथ नव किरणों से युक्त यानी नव किरण रूपी रथ पर नया सूरज सवारी कर धरा पर अवतरित हो रहा है। पक्षीगण बंदी और चारणों की भांति कीर्ति गान कर रहे हैं। जो पशु पक्षी हैं, चिड़ियां हैं, पक्षी हैं, वो उनकी जय जयकार कर रहे हैं, जैसे किसी राजा के आने से की जाती ना जय जयकार, उसी तरह से। प्रस्तुत कविता में प्रतीकात्मक प्रयोगों द्वारा कवि ने अपने मनोभावों के साथ राष्ट्रीय समस्याओं की ओर भी इशारा किया है। प्रतीकों का बड़ा ही सटीक ढंग से प्रयोग किया है। मानवीकरण द्वारा यथार्थ का चित्रण किया है। यथार्थ शब्द बहुत बार आता है, तो प्लीज इस शब्द का याद रखिएगा। इस शब्द का अर्थ होता है वास्तविकता। ठीक, वास्तविकता होता है यथार्थ, मतलब रियलिटी। ठीक है, यही है इसका अर्थ, यथार्थ का। मानवीकरण द्वारा यथार्थ का चित्रण करने में कवि सफल हुए हैं। इस प्रकार प्रकृति चित्रण के साथ मानवीय जीवन एवं राष्ट्रीय जीवन के पुनर्निर्माण एवं आजादी के प्रति संकेत भाव भी इस कविता का मूल उद्देश्य है। अब पुनः भाव स्पष्ट कीजिए। चाहता उछलूं विजय कै पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। उपरोक्त पंक्तियों में महाकवि बच्चन जी ने प्रकृति के स्वरूप का चित्रण करते हुए अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया है। मतलब जो भी उनके मन में भाव उत्पन्न हुई, एक तो ये कि उनकी पत्नी का असमय निधन हुआ जिससे वे हताश हो गए थे। दूसरा, ये देश लगभग 200 वर्षों तक परतंत्र रहा, अंग्रेजों की जंजीरों में वह भारतीय जकड़ी रही। तीसरा, रात्रि के समय सब कुछ अंधकारमय हो जाता है। इन सभी तीनों चीजों का या तीनों बातों को उन्होंने बहुत ही एक कविता के माध्यम से समझाया है, वो भी कितने अच्छे से कि आ रही रवि की सवारी। जैसे ही सूर्योदय होता है जीवन में एक नया आनंद आ जाता है। उन्होंने अपने जो बुझा हुआ मन था उसको एक नया उत्साह दिया। सूर्योदय हुआ, प्रकृति में परिवर्तन आए। प्रकृति में अब ठीक उसी तरह से राष्ट्र में जब इतनी मुश्किलों के बाद, इतने बलिदान के बाद, इतनी शोषण के बाद जब अंग्रेजों पर भारतीयों ने विजय प्राप्त की, तो वो दिन उनके लिए नया जीवन प्रदान करने वाला था। ठीक है, तो उपरोक्त पंक्तियों में महाकवि बच्चन जी ने प्रकृति के स्वरूप का चित्रण करते हुए अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट किया है। इन पंक्तियों में कवि ने विजय उल्लास भाव का चित्रण करते हुए हृदय की प्रसन्नता को प्रकट किया है। कवि की हार्दिक इच्छा है कि रवि की जो सवारी आ रही है उसके प्रति विजय भाव प्रकट करती है। उछलूं, कहूं और वंदना करूं, खुशियां प्रकट करूं। बहुत जम के कूदना, उछलना चाहते थे वो, अपने मन के उद्गार को एकदम पूरी दुनिया को बताना चाहते थे। लेकिन थोड़ा सा वे रुके और इन पंक्तियों में आजादी के प्रथम पहर पर कवि को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि अब हम आजाद हुए। जिस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने, क्रांतिकारियों ने अनेक
भारतवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आखिर वो आजादी हमें मिली, तो हम जमकर जश्न मनाएं। वह इस आजादी को प्राप्त कर हर्षातिरे गदगद हैं, प्रफुल्लित हैं कि इसी के साथ वह ठिठक कर सोचता है, लेकिन इतनी प्रसन्नता के बाद भी थोड़ा सा रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा। कि आजादी तो मिली है, किंतु चंद्रमा तो रात का राजा राह में भिखारी के रूप में खड़ा है। यानी इन पंक्तियों में प्रतीकात्मक प्रयोग है। यह आजादी अभी अधूरी है जब तक राष्ट्रीय जीवन में स्वाधीनता के साथ साथ नव निर्माण का भी सूर्य परिलक्षित ना हो। आजाद या आजादी सिर्फ किसी की जंजीरों को तोड़ना ही आजादी नहीं है। क्या हम अपने विचारों से, हम अपने रहन सहन से भारतीय संस्कृति को अपना पाए, ये भी एक आजादी है ना। उपरोक्त पंक्तियों का संबंध कवि के व्यक्तिगत जीवन से भी है, क्योंकि उनकी पहली पत्नी के असामयिक मृत्यु के बाद कवि के जीवन में निराशा, कुंठा का साम्राज्य छा गया था। किंतु धीरे धीरे यह निराशा रूपी कोहरा छटा और कवि के जीवन में नई आशा की किरणें फूटी और सृजन कर्म का नया अध्याय सूत्रपात हुआ। तो उन्होंने प्रकृति का भी वर्णन किया है, राष्ट्र का भी वर्णन किया है और अपने मन के भावों का भी। ठीक दूसरा अर्थ है इन पंक्तियों के साथ जुटा हुआ है, जो राष्ट्रीय समस्याओं और राष्ट्रीय जनजीवन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार कवि की पंक्तियों में व्यक्तिगत जीवन के चित्रण के साथ सामाजिकता और राष्ट्रीयता का भी चित्रण है। ठीक है, समझ में आया? तो आ रही रवि की सवारी, एक बार फिर मैं कहूंगी, आ रही रवि की सवारी। इसमें कवि ने 3 उपमानों के माध्यम से हम सबको बताने का प्रयास किया है। एक है उनकी स्वयं के अनुभव। ठीक है, क्या है? एक है उनके स्वयं के अनुभव, स्वयं के अनुभव। ठीक है, दूसरा है प्रकृति का वर्णन या बिल्कुल सहज वर्णन, प्रकृति का सहज वर्णन। ठीक है, कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और तीसरा और अति महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीयता या स्वाधीनता, स्वाधीनता का वर्णन, इतना याद रखना। ठीक है, तो मुख्य रूप से जब भी आपसे पूछा जाए कि आ रही रवि की सवारी कविता का मूल भाव क्या है, तो आपको राष्ट्रीयता और स्वाधीनता का वर्णन लिखना है, क्योंकि ये उनके अनुभव है। प्रकृति का वर्णन सामान्य है, लेकिन यहां पर इस कविता के माध्यम से कवि ने राष्ट्रीयता अर्थात जब स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई उस समय का वर्णन किया है कि कितने खुश थे हम। ठीक, अगला प्रश्न, रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत किस प्रकार से करती है? तो महाकवि बच्चन जी ने अपनी कविता में प्रकृति चित्रण का अनोखा स्वरूप गढ़ा है। जब रवि की सवारी निकल रही है तो उसका सजीव चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि नए किरणों के रथ पर सूर्य सवारी कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे किरणों के साथ सवारी करते हुए आ रहे हैं। कलियों और फूलों से रास्ता सजा हुआ है, सुवासित है, सुवासित मीन्स सुगंधित है। ठीक है, बादल स्वर्ण वस्त्रों में सुसज्जित होकर अनुचर बने हुए हैं। जो बादल हैं, बादलों के बीच में से जब सूर्योदय होता है और बादल भी सुनहरे सुनहरे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है सेवकों के बीच में राजा आ रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ बंदी और चारण के रूप में पक्षीगण कीर्ति गायन यानी वंदना कर रहे हैं, अभ्यर्थना कर रहे हैं। तो यहां पर कवि ने रवि की सवारी निकलने के पश्चात उसकी रूप सौंदर्य प्रकृति का वर्णन किया है। रात का राजा भिखारी कैसे बन गया? भाई जो रात में राजा था तो वो सुबह होते ही भिखारी कैसे बन सकता है? इतनी अंधेर होती है क्या? बिल्कुल अंधेर तो होती है, क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। कब किसका क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कब राजा रंक बन जाए या रंक कब राजा बन जाए।
जिन श्री रामचंद्र को सुबह राजगद्दी पर बिठाया जाना था, ऐलान हो चुका था कि राज्याभिषेक किया जाएगा दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी का, परंतु वो सुबह आई और राज्याभिषेक की जगह उन्हें क्या मिला? वनवास। तो ये है कि जब युगों युगों से जब परमात्मा स्वयं सदपुरुष कितने भी हों, या जो भी हम कहानी पढ़ी है पौराणिक कथाओं में हमने सुना है, तो जब उनको काल ने या विधि ने या विधि का जो विधान है उसके अनुसार उसने भी, मतलब विधि का अनुसार उनको भी किसी ने नहीं छोड़ा, तो हम और आप क्या हैं? होना वही होता है जो नियति है, जो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मीन्स ऐसा नहीं कि अब भैया होना वही है तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होगा तो वही जो लिखा है। इसका तात्पर्य यह है कि हम कर्म करते जाएं, बस अपने मन में हमेशा सकारात्मकता को लेकर जाएं, अपने मन में परोपकार की भावना, दया की भावना लेकर जाएं, बाकी जो होगा राम ही राखे। ठीक, तो रात का राजा भिखारी कैसे बन गया? जो रात में राजा था, कौन? चंद्रमा। अब वो भिखारी की भांति खड़ा है, क्योंकि दिन में तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इसकी जी हजूरी नहीं कर रहा है। रात का राजा का अभिप्राय यहाँ चंद्रमा से है। चंद्रमा का अपना प्रकाश तो नहीं होता, वह सूर्य प्रकाश से ही आलोकित होता है। आलोकित का अर्थ होता है प्रकाशित, पता है ना? जब सूर्य उदय हो रहा है, रजनी सिमट कर विदा ले रही है। रजनी क्या? रजनी का अर्थ होता है रात। तारों का समूह आकाश से ओझल हो रहा है। ओझल मतलब गायब हो जाना, ठीक है, लुप्त। तब चंद्रमा भी जो सूर्य प्रकाश से आलोकित है, अब सूर्य प्रकाश के अभाव में निस्तेज पड़ रहा है। उसका जो तेज था वो निस्तेज हो गया, प्रभावहीन हो गया, प्रभाहीन हो गया। प्रभा मीन्स चमक। उसकी दशा एक भिखारी की तरह हो गई है। यहाँ कवि ने प्रतीकात्मक प्रयोगों द्वारा प्रकृति का अद्भुत मानवीकरण प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में चित्रण की बारीकी है, यथार्थता का सटीक चित्रण है। फिर आ गया देखो यथार्थ। यथार्थ अर्थात वास्तविकता, रियलिटी। सटीक मतलब एकदम बहुत ही अच्छे से उन्होंने मानवीकरण करते हुए कवि ने यहाँ पर कई प्रतिमानों को गढ़ा है। प्रकारांतर से कवि के सटीक चित्रण है। प्रकारांतर से कवि के प्रभाहीन, स्त्रीविहीन जीवन से यह प्रसंग जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर प्रभाहीन, चमकहीन, स्त्रीविहीन, उनकी जो पहली पत्नी थी उनका देहांत हो गया, वो भी असामयिक निधन हुआ था। कोई बीमारी नहीं थी, असमय उनका निधन हुआ, जिससे कवि की हालत बहुत ही, मतलब वे पूरी तरह से पीड़ा में थे, वेदना में थे। जीवन से यह प्रसंग जुड़ा है। साथ ही राष्ट्रीय नव जागरण, स्वाधीनता और नव निर्माण का भी सूक्ष्म भाव इन पंक्तियों में छुपा हुआ है। मैंने अभी अभी बताया ना, ये कविता हमें 3 दिशाओं में ले जाती है। हाँ, होती 4 दिशाएं हैं। एक तो ये स्वयं है, पूरब दिशा जहां से रवि आ रहे हैं। उसके अलावा ये प्रकृति का चित्रण करती है, कवि के मनोभावों का चित्रण करती है, साथ ही साथ स्वतंत्रता और स्वाधीनता की नई सुबह का भी चित्रण करती है। तो जब भी कविता का मूल भाव या केंद्र भाव पूछा जाए तो आप राष्ट्रीय चेतना ही कहेंगे, स्वाधीनता की भावना ही कहेंगे, क्योंकि कवि के स्वयं के अनुभव, वो अपने अनुभव है, प्रकृति का चित्रण होता ही है, स्वाभाविक है। साथ ही साथ नया जब हुआ अर्थात स्वाधीनता और नवनिर्माण का सूक्ष्म भाव पंक्तियों में छुपा हुआ है। इस प्रकार गुलामी युक्त भारतीय जनजीवन का भी चित्रण है। कवि के व्यक्तिगत जीवन का भी प्रसंग जुड़ा है। इस प्रकार प्रकृति के माध्यम से कवि ने जीवन प्रसंगों के यथार्थ का सटीक चित्रण किया है। पुनः यथार्थ शब्द आया है। यथार्थ शब्द को आप हमेशा याद रखना, जिसका अर्थ होता है वास्तविकता। ये कई बार आता है। जब भी आप कोई उत्तर लिखेंगे, आप इस तरह के शब्दों का यदि प्रयोग करेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इनको। अगला प्रश्न, इस कविता में रवि को राजा के रूप में चित्रित किया गया है। अपने शब्दों में यह चित्र पुनः स्पष्ट कीजिए कि रवि को राजा किस तरह से कहा है। कि राजा क्या अन्य लोगों से कुछ अलग रहता है? राजा की क्या विशेषता रहती है? या फिर कैसे हम जाने कि कोई राजा है या कोई सामान्य जन? राजा रथ पर आरूढ़ रहता है, जिसके चारों तरफ सैनिक रहते हैं, एकदम अपनी ठाट बाट में यूं चले आते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से।
है ना। यदि देखा जाए तो आसपास सैनिक सबके सब नतमस्तक रहते हैं, सिर झुकाए हुए, तो राजा गर्व के साथ ऐसे बिल्कुल चले आते हैं। तो राजा की एक पहचान है कि वो अपने आप में सिर उठाकर आते हैं, बड़े अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ। दूसरा, उनके अनुचर, उनके सेवक उनके समक्ष बिल्कुल ऐसे स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, आइए पधारिए, है ना। ये यदि हम देखा जाए, जब भी आपसे राजा का वर्णन पूछा जाए तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब रवि को कवि ने कैसे राजा माना, ये सुना है आपने कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब जो रवि राजा है उनसे भी कवि आगे हैं, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका तात्पर्य यह है, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी आप इस तरह की पंक्ति लिखें तो उसका अर्थ भी समझिए। मतलब सूर्य का प्रकाश, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, कोई ऐसी वस्तु है जिसको पारदर्शी नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश वहीं रुक जाता है। दीवार है ना, तो सूर्य का प्रकाश इसके आसपास नहीं, आर पार नहीं जा पाएगा। लेकिन जो कवि की कल्पना है वो तो सबको भेद सकती है, कहीं भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो अब उन्हीं रवि राजा की देख लेते हैं वर्णन, कि अपनी कविता में महाकवि बच्चन जी ने रवि को राजा के रूप में चित्रित किया है। यहाँ रवि को राजा का भाव दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। प्रकृति के रूपों के माध्यम से कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन के यथार्थ का चित्रण किया है, साथ ही साथ भारत रूपी सूर्य के भी भाग्योदय का चित्रण किया है। भारत नई सुबह, नई भोर, आजादी की पहली सुबह। कहने का आशय है कि इन कविता में दो भाव छुपे हैं, एक का संबंध कवि जीवन से एवं दूसरे का संबंध राष्ट्रीय जीवन से। ठीक है। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद कवि के जीवन में गहरी निराशा और अवसाद का साम्राज्य छा जाता है और कवि व्यथित, पीड़ित होकर कुछ दिनों तक निष्क्रियता की गोद में सो जाते हैं। बिल्कुल, जब उनकी, और ये वास्तविकता है, यहाँ कोई कल्पना नहीं है, जब कवि हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी का निधन हो जाता है, वो भी असमय, अकस्मात, तो वो बुरी तरह से मतलब निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और टूट से जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके जीवन में अब कुछ भी नहीं है। लिखा है ना, कुछ दिनों तक निष्क्रियता की गोद में सो जाते, कुछ नहीं करते हैं। वो बहुत दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, पीड़ित रहते हैं वो, कि मेरा जीवन अब धर्म पत्नी के बिना कैसा होगा। ठीक है, एक तो ये वर्णन किया है उन्होंने। कुछ दिनों के बाद कवि के जीवन में नए सूरज का आगमन होता है, नई किरणें स्वागत करती हैं। अतः अमिताभ बच्चन जी की माता जी जो उनके जीवन में आती हैं, ठीक है, वो उनके लिए एक नई किरण, तेजी बच्चन जी, नाम सुना ही होगा आपने, तो वो उनके जीवन में आती है, तो एक उनके जीवन में फिर एक आशा की किरण आती है। तो ये नई सुबह ही हुई ना उनके लिए। ये तो उनके निजी जीवन की कथा है। प्रकृति प्रसन्नता की वर्षा करती है और कवि नवोल्लास के साथ नई काव्य रचना की ओर प्रवृत्त हो जाता है। फिर उनमें एक नई ललक आती है, लेखन क्रिया करते हैं। पहले उन्होंने बहुत सी ऐसी कविताएं लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा को, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने होने वाले उन बातों की, ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, है ना। मिला कहाँ वह स्वप्न जिसका मैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भी बहुत अच्छे से अपना आत्मकथा लिखा है। वहीं पर कवि बच्चन जी ने भी अपनी आत्मकथा में यही लिखा है कि मेरे आंसू, जब भी मैं अपने दुखों की चर्चा अपनी काव्य रचना में करता हूं तो लोग उस पर भी हंसते हैं कि वाह वाह क्या बात है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि मैं सिर्फ रचना कर रहा हूं, मेरे गीत कहा मैं वाह रोना भी है मुझे गुनाह। तो यहाँ देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, मतलब ऐसे कई कवि हैं जिन्होंने अपनी वेदना को कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। तो यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने भी यही प्रस्तुत किया है। यहाँ रवि को राजा का भाव कवि के जीवन से भी है। कवि आज आशा की किरणों के बीच संभावनाओं के सूरज के साथ दिखाई पड़ता है, यानी स्वयं सूर्य सदृश नई आशा, नए जोश, नए सृजन के साथ जीवन पथ पर अग्रसर होता है। कहने का भाव है कि कवि खुद रवि रूपी राजा है। अब समझ में आई कि कवि खुद रवि रूपी राजा है, आज का सूर्य है।
दूसरा कविता का भाव है कि भारत रूपी सूर्य का भाग्य अब चमक रहा है। मुख्य रूप से कविता के दो भाव हैं, एक स्वयं पर आधारित कवि के जीवन पर, दूसरा भारत रूपी सूर्य। क्योंकि स्वाधीनता रूपी किरणें अपनी आभा से सारे राष्ट्र को जगमग जगमग कर रही हैं, तो नया सवेरा आ रहा है। राष्ट्रीय जीवन में स्वाधीनता एवं नवनिर्माण का भी प्रतीकात्मक प्रयोग सूर्य के रूप में हुआ है। यानी भारत अब आजाद मुल्क के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर उभरा है और नवनिर्माण का सूर्य अपनी नई किरणों के साथ इस धारा को आलोकित कर रहा है। इतना प्यारा, ऐसा लग रहा है कि अब बस इतने दिनों की जो गुलामी थी, इतने दिनों से जो भारत का जन जन व्याकुल था, अब वो आज़ादी के आते ही एक नए जीवन का अनुभव कर रहा है। समझ आया? ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि क्या देखकर ठिठक जाता है और क्यों? चाहता हूं उछलूं पर ठिठक जाता हूं, क्यों? देखो, कभी रात का राजा चंद्रमा को सूर्य के प्रखर किरणों में छुप जाने के कारण चंद्रमा उसे भिखारी सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उसके पास अब अपना कोई प्रकाश नहीं है। यही देखकर कभी ठिठक जाता है। ठिठक का मतलब रुकना, ठिठकना मतलब थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है? ठिठकना अर्थात रुकना, रुकना। समझ आया? तो कवि यही देखकर ठिठक जाता है कि जो कभी रात का राजा हुआ करता था, आज वो सूर्य के समक्ष एक भिखारी के समान खड़ा है। तो जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सूर्योदय के समय आकाश का रंग कैसा होता है? पाठ के आधार पर बताइए। कैसा होता है? सोने की तरह स्वर्णिम आभा बिखर जाती है। सूर्योदय के समय आकाश का रंग स्वर्णवर्णी सोने के रंग के समान होता है। कवि ने लिखा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। ऐसा लग रहा था जैसे जहां से सूर्योदय हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है, जो बादल हैं वो भी इतने सुंदर सुंदर लग रहा है। वो आप सोच रहे हो कैसी ड्राइंग बनाई? मुझे ड्राइंग नहीं आती भाई, ठीक? तो कवि ने लिखा है कि बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। सूर्य के प्रकाश के कारण बादल स्वर्णवर्णी नजर आता है, जिसके कारण सारा आकाश स्वर्णवर्णी हो जाता है। चाहता उछलूं विजय कह, मैं कवि की कौन सी आकांक्षा व्यक्त होती है? जब भी कोई सुख या खुशी की लहर दौड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे झूम कर खुशियां मना लें, लेकिन वो खुशी, वो वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ना ही खुशी में इतना उछलो कि तुरंत औंधे मुंह गिर पड़ो, ना ही दुख में इतने निराश हो जाओ कि अब क्या करें, ऐसा होना पड़े। जिस प्रकार राजा के आने से उसके पूरे साम्राज्य में भय व्याप्त हो जाता है, सभी उसका स्वागत अपने अपने ढंग से करने में लग जाते हैं, तब उसे लगता है कि मेरी विजय पताका फहरा रही है, सभी वो नया जीवन दस्तक दे रहा है। उसी तरह कवि को भी अपने जीवन में आशा की किरण फूटती है तो वह उल्लसित होकर उछल जाता है और उसे लगता है कि उसके जीवन पर विजय पा लिया हो। आशा ही जीवन का मूल उत्साह है। राह में खड़ा भिखारी किसे कहा गया है? चंद्रमा को। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में राह में खड़ा भिखारी प्रतीकात्मक प्रयोग है। प्रकृति के माध्यम से कवि बहुत बड़ी बात कहना चाहता है। राह में खड़ा भिखारी का आशा चंद्रमा से है। चंद्रमा जिस प्रकार सूर्य प्रभा से श्रीहीन होकर दीनता, हीनता को प्राप्त हो गया है, वह निस्तेज पड़ गया है, उसकी सारी प्रभा मीन्स चमक समाप्त हो गई है। एक दीनहीन भिखारी की तरह उसकी स्थिति हो गई है, जो कि रात का राजा था। ठीक उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय जनजीवन की भी स्थिति है। यहाँ की जनता श्री संपन्नता से हीन होकर गुलामी की जंजीर में युगों युगों से आबद्ध है, पीड़ित है, शोषित है। कवि का ध्यान उधर भी गया और कवि ने प्रकारांतर से राष्ट्रीय समस्याओं, विसंगतियों का भी चित्रण किया है। तीसरी बात कि कविता में दृष्टिगत होती है, कवि प्रथम पत्नी के आकस्मिक देहावसान से भी पीड़ित हैं और दुखी भी हैं। उसका भी जीवन श्रीहीन है, अभावग्रस्त है। श्रीहीन, लक्ष्मीहीन, पत्नी बिछोह से पीड़ित हैं। हो सकता है आगे चलकर उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसके कारण जीवन का क्रम चक्र बदल गया और नई चेतना से संपन्न होकर पुनः नए सृजन में प्रवृत्त हुआ हो। इस प्रकार उपरोक्त पंक्तियों में ये सारे भाव परोक्ष रूप से छुपे हुए हैं। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट कह सकते हैं, इंग्लिश में यदि हम कहें तो इनडायरेक्ट, ठीक है?
इस प्रकार उपरोक्त पंक्तियों में सारे भाव परोक्ष रूप से छुपे हुए हैं, जिन्हें समझने एवं चिंतन करने के लिए संवेदनशीलता होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ बताया है। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, क्यों भाग गई भाई राजा को देखकर। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य के चर्चित कवि हैं। इनकी कविताओं में सरलता, सहजता और बोधगम्यता मिलती है। संवेदनशील एवं आत्मविश्लेषण कविताओं द्वारा कवि ने व्यक्त वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर को बुलंद किया है, इसलिए उन्होंने यह कहा है। छोड़कर मैदान भागी, बच्चन की कविताओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र वेदना, चेतना, जीवन दर्शन स्वर मिलते हैं। सूर्य के उदय होने के साथ ही प्रखर किरणों के प्रकाश से तारे नहीं दिखलाई पड़ते, तो ऐसा प्रतीत होता है कि तारों की फौज मैदान छोड़कर भाग गई है। कवि के जीवन में जब प्रकाश की किरण दिखलाई पड़ी तो सारे अवसाद उठते गए और वे प्रसन्न हो गए। समझ में आए? आशा करती हूं आपने ध्यान से सुना है तो समझ में तो जरूर आया है। समझ में आया है तो ध्यानपूर्वक देखिए, लाइक कीजिए। मैग्नेट ब्रेन सिर्फ आपके लिए है जो अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको 100% स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन टू 12th और हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री है भाई। उसी के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। साथ ही साथ आप अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी जाइए, जहां पर आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।